हेलो दोस्तों। तो आज हम लीड कोड की लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ है ना मैट्रिक्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये लीड कोड की हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बोलती है कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दी गई है और वो मैट्रिक्स के हर सेल एक नंबर से फिल्ड है, तो अगर हम किसी भी नंबर से इंक्रीजिंग नंबर की तरफ मूव करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो हमें प्रिंट करनी है। तो फॉर एग्जांपल ये अगर हमें एक मैट्रिक्स दी गई है तो इसमें जो मैक्सिमम लेंथ है दैट इज़ 1 से 2, 2 से 6, 6 से 9। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ हमारे लिए। अब हमें एक ऐसा लॉजिक लिखना है जिसकी मदद से हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि हम इस पाथ की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हमको ये करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम ईच सेल से ये पता करेंगे कि उसका जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ है वो क्या है, और फिर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे उसको लेके। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसमें हम फिल करेंगे कि हमारे हर एक सेल से उसका जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ है वो हमारा क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 9 से देखें तो 9 से ना हम यहाँ जा सकते हैं ना हम डी नीचे जा सकते हैं। तो इसका मतलब 9 से हमारा जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ होगा वो क्या रहेगा, 1। इसका मतलब 9 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि हम 9 से कहीं और मूव नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड 9 से देखेंगे तो उसका भी हमारा 1 रहेगा। अगर हम 4 से देखेंगे तो 4 से हमारा 8 की तरफ मूव कर सकते हैं। दैट मीन्स 4 से हमारी जो लेंथ हो जाएगी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ की विच इज़ 2। अब अगर हम उसके बाद 6 से देखें तो 6 से हम कहाँ जा सकते हैं, 6 से 9 जा सकते हैं। तो 6 से भी हमारी जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। फिर उसके बाद अगर मुझे इस वाले 6 से देखना है तो इससे हमारी क्या हो सकती है, या तो मैं 6 से 9 जा सकता हूँ या 6 से 8 जा सकता हूँ। दैट मीन्स देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से लेकिन उन दोनों पॉसिबिलिटी में मेरा आंसर क्या रहेगा, स्टिल LIP कितना रहेगा मेरा, 2, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ। अब अगर मैं 8 से देखूँ तो 8 से मैं कहीं मूव कर सकता हूँ, तो ना मैं 8 से यहाँ मूव कर सकता, ना यहाँ ना यहाँ। दैट मीन्स 8 से जो मेरे पास तीनों पॉसिबल डायरेक्शन है मैं उन पे मूव नहीं कर सकता। तो मेरी इसकी क्या लेंथ हो जाएगी, 1। फिर अगर मैं 2 से देखूँ तो मेरी 2 से क्या लेंथ हो सकती है, तो मैं 2 से 6 जा सकता हूँ, 2 से 9 जा सकता हूँ। तो मेरी 2 से क्या लेंथ हो जाएगी, मेरी 2 से लेंथ हो जाएगी 3। अब अगर मैं 1 से देखूँ तो मेरी 1 से कितने पॉसिबल है, दैट मीन्स 1 से 6, 6 से 8, एक 3 पॉसिबल है। 1 से 6, 6 से 9 ये भी 3 है। लेकिन 1 से 2, 2 से 6, 6 से 9 ये मेरी 4 है। तो जो मेरी मैक्सिमम लेंथ है दैट इज़ 4। और फिर अगर मैं लास्ट वाले 1 से भी देखूँ तो मैं कहाँ मूव कर सकता हूँ, 1 से 8 मूव कर सकता हूँ। तो लास्ट से मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 2। और अगर अब मैं इसका मैक्स ले लूँ तो मेरे पास ये जो पूरी मेरे पास मैट्रिक्स आ गई है, अगर मैं इसका मैक्स ले लूँ तो मेरे पास इसका मैक्स आएगा 4। दैट मीन्स इसका जो मैक्सिमम LIP होगा, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ होगा, वो मेरा होगा 4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें अगर हम हर सेल के लिए एक ट्रेवल्सर करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम एक बार में जितने भी सेल्स को कवर कर सकते हैं हम उन सब का डेटा एक बार में स्टोर कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और ग्रिड बनाऊँ, इस बार अपन लोग ये लेके चलेंगे कि हम किस तरीके से इसको फिल कर रहे हैं मैट्रिक्स को। हमने यहाँ पे देखा था कि हम किस तरीके से मैक्स निकालेंगे अगर हम सबके LIP कैलकुलेट कर लेते हैं। पर अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हम LIP कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कितने LIP एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको स्टोर कर सकते हैं, जिससे हमें हर LIP के लिए हर पर्टिकुलर सेल पे जाके पूरी ट्रेवर्सल ना करना पड़े। तो अब हम उसको एक बार समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं दोबारा 9 से शुरू करता हूँ, फर्स्ट अपने सेल से 0,0 से। तो यहाँ से मेरा मैक्सिमम जो LIP होगा वो दैट इज़ 1। सिमिलरली मैं सेकेंड 9 से जाऊँगा, मेरा क्या होगा 1। 4 से जाऊँगा, मेरा क्या होगा, अब हाँ 4 से केस चेंज हो जाता है। अब अगर मैं 4 से जाऊँगा तो मैं 4 से 8 की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं कहीं नहीं जा सकता। तो मेरा मतलब 8 मेरा हो गया 1 और 4 मेरा हो गया 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जाऊँगा दैट इज़ 6। अब मैं 6 के लिए देखूँगा कि 6 से मैं 9 पे जा सकता हूँ। 9 का मैं LIP ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, दैट इज़ 1। तो और 6 का मेरा होगा 1, दैट मीन्स 1 + 1 मेरा हो जाएगा 2। तो मेरा जो 6 से मेरा 6 का जो मेरा LIP है वो मेरा इस पर डिपेंडेंट था, तो मैंने इस 1 में +1 कर दिया विच इज़ 2। तो मेरा ऐसा LIP आ गया। अब अगर मैं नेक्स्ट 6 के लिए देखूँ, या तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ या तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। अब ये भी मेरा है 1, ये भी मेरा है 1 और ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 1। दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा 1 रहेगा +1 ये वाला, या फिर जो मेरा 1 है +1 ये वाला। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 अगेन, ठीक है। और इसमें होना भी 2 चाहिए क्योंकि मैं यहाँ या यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा 2 के लिए। तो अब मैं 2 के लिए अगर चेक करूँगा तो 2 से मेरा ये वाला 6 पॉसिबल है। इस 6 का मैं ऑलरेडी LIP निकाल चुका हूँ जो कि है मेरा 2। तो अगर मेरा इसका 6 का 2 है LIP और इसका मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा, दैट मीन्स इसका मेरा जो LIP होगा वो मेरा होगा 1 + 2, 1 + 2 दैट इज़ 3। तो इसका मेरा LIP हो जाएगा 3।
अब अगर सिमिलरली मैं इस वाले 1 के लिए जाऊँ तो मैं ऊपर वाला LIP निकाल चुका हूँ, ये वाला LIP निकाल चुका हूँ, और यही तो डायरेक्शन मेरे लिए पॉसिबल है। अब अगर मैं देखूँ तो इसका मेरा LIP था 2, इसका मेरा LIP है 3, तो मेरे लिए बड़ा क्या है 3, तो मैं क्या करूँगा 3 में कर दूँगा 1 ऐड, तो 1 + 3 दैट इज़ 4। अब अगर मैं लास्ट वाले 1 के लिए देखूँ तो इसके LIP के लिए मेरा पॉसिबल डायरेक्शन क्या है 8 का LIP मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ विच इज़ 1, दैट मीन्स मैं कर दूँगा इसके लिए 1 + 1 दैट इज़ 2, तो मेरा इसका LIP हो गया 2। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने हर सेल के लिए नहीं करा, मैं अगर एक सेल के लिए जा रहा हूँ उसका LIP कैलकुलेट करता हूँ तो फिर मैं उसके LIP को यूज़ करके मैं बाकी सेल्स को फिल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा ही होगा कि मैंने सबसे पहले ये और ये LIP कैलकुलेट करे 1 थे, फिर इसकी मदद से मैंने 4 कैलकुलेट करा, फिर जब मैंने ये 4 कैलकुलेट कर लिए थे तो इसके लिए मैंने इसकी हेल्प ले ली, इसके लिए मैंने इसकी या फिर इसकी हेल्प ले ली, फिर इसके लिए मैंने इसकी हेल्प ले ली, इसके लिए मैंने इसकी हेल्प ले ली, और इसके लिए मैंने इसकी हेल्प ले ली। तो बेसिकली मुझे यहाँ से बार बार पूरा LIP ट्रेवर्सल नहीं करना पड़ा हर एक के लिए, और मेरे पास एक मैट्रिक्स तैयार हो गई। तो इस तरीके से हम अपना इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपन लोग कोड पे चलते हैं कि कोड पे चल के इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब याद रखना हमने जो BFS और DFS पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, यहाँ पे भी हम दोबारा DFS यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। DFS दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये हमारी ग्राफ ट्रेवर्सल के लिए यूज़ होगी, लेकिन ऑब्वियसली हम डायरेक्टली DFS इज गोइंग टू यूज़ फॉर ट्रेवर्सल ओनली। पर अगर हमें ये देखना है कि हम क्या लॉजिक लगाएं तो हमें थोड़ी सी इसमें बैक ट्रैकिंग भी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू होगी उससे ये कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं तो इससे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करेंगे हर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये 2 अप्रोचेज यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, कोड पे चलते हैं और कोड पे जाके समझते हैं कि हम इसका कोड कैसे करते हैं, ठीक है। सो चलिए चलते हैं लैपटॉप पे। ओके, सो अब हम लोग अपने लैपटॉप पे आ गए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसका कोड लिखते हैं कि हम इसे कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन काम होता है दैट इज़ रोज़ एंड कॉल्स। हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स की रोज़ एंड कॉल्स निकालते हैं, दैट इज़ मैट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 0। तो ये हो गया मेरा रोज़ एंड कॉलम। मैं इनको क्या कर देता हूँ, मैं इनको क्लास वेरिएबल बना लेता हूँ। सो दैट इज़ सेल्फ एंड सेल्फ। तो ये मैंने अपने टोटल नंबर ऑफ रोज़ एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिए उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम हर एक सेल से ट्रेवर्स करने वाले हैं। तो फॉर I इन रेंज ऑफ सेल्फ डॉट रोज, फॉर J इन रेंज ऑफ सेल्फ डॉट कॉल्स। तो हम हर रो और हर कॉलम के लिए ट्रेवर्स करने वाले हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले लेते हैं जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, या मैं कह सकता हूँ कि हमारा LIP स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा इनिशियली 0 रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा LIP है हम वो लेके चलेंगे विच इज़ मैक्स ऑफ करेंट LIP जो भी हमारा प्लस सेल्फ डॉट DFS, ठीक है। अभी जो DFS क्या होगी, तो बेसिकली हम यहाँ से जितना भी मूव कर रहे हैं ये हमारी वो होगी, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे DFS का कोड, ठीक है। तो हम DFS का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड इसके लिए हम हमारी करंट रो और करंट कॉलम भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम से मूव करना है। उसके बाद हम ऑब्वियसली हमें ये देखना है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब हम जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसको भी भेजेंगे कि हमारी इससे प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो और उसके बाद जब हम ये सब भेज देंगे तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो डिस्टेंस क्या रहेगा। तो अब आप एक चीज़ याद रखिए कि हम हर सेल से मूव कर रहे हैं और उस सेल के लिए हमारा जो इनिशियल डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 1। तो हम डिस्टेंस इनिशियली हर चीज़ का लेके चलेंगे 1। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी सेट कर देता हूँ 1, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम हमारी ब्रेक कंडीशन चेक करेंगे। ब्रेक कंडीशन क्या होगी हमारी कि अगर हमारी रो लेस देन 0 हो, कॉलम लेस देन 0 हो, या फिर मेरी जो कैपिटल रो है दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, अगर वो मेरी लेस देन रो हो, या फिर मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं
अगर वो मेरे लेस देन कॉलम तो ये बेसिकली हमारे आउट ऑफ बाउंड वाली कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि ये सारे के सारे आउट ऑफ बाउंड नहीं होने चाहिए। और लास्ट हमारी कंडीशन क्या होती है कि हमारी जो करंट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स के लिए भी ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, तो ये इसके लिए मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। अब अगर हमारे जो करंट मैट्रिक्स है, करंट सेल है सॉरी, तो हमारी जो करंट सेल है वो हमारी लेस देन या इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। पर अगर हमारी प्रीवियस वैल्यू हमारी करंट वैल्यू से बड़ी है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, हम सीधे रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें सारे डायरेक्शन में मूव करके ये पता लगाना है कि हमारा जो LIP है वो कितना है। तो सबसे पहले मैं एक प्रीवियस वैल्यू निकाल लूँगा। मेरी प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, सेल्फ डॉट मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम। तो ये मेरी करंट वैल्यू होगी जो मेरे नेक्स्ट उसके लिए इटरेशन के लिए प्रीवियस वैल्यू की तरह बिहेव करेगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना डिस्टेंस निकालूंगा। तो माई डिस्टेंस विल बी मैक्स ऑफ जो मेरे पास अभी डिस्टेंस है प्लस सेल्फ ऑफ DFS, और यहाँ पे मैं भेजूँगा मेरा रो -1। दैट मीन्स सबसे पहले मैं टॉप चेक कर रहा हूँ, देन कॉलम, देन मेरी प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, और डिस्टेंस में नहीं भेज रहा हूँ बिकॉज मुझे वो हर इटरेशन के बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखना है, एंड मैं उसमें ऐड कर दूंगा 1, क्योंकि मेरा वहाँ से जो भी डिस्टेंस आएगा मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा। क्यों 1 ऐड कर दूंगा, बिकॉज माई करंट का डिस्टेंस प्लस मेरे पास जितना भी था। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि मेरे इन दोनों डिस्टेंस में से कौन सा बड़ा है और उसको मैं अपने डिस्टेंस वेरिएबल में रख दूंगा। अब मैं सेकंड जाऊँगा, तो सेकंड क्या देखूँगा, मैं राइट के लिए देखूँगा। तो राइट के लिए मेरा कॉलम वैसा का वैसा ही रहेगा, सॉरी रो वैसा का वैसा ही रहेगा, और मेरा जो कॉलम हो जाएगा वो मेरा +1 हो जाएगा। सिमिलरली मैं बॉटम के लिए देखूँगा, तो बॉटम के लिए मेरा जो कॉलम होगा मेरा वैसा का वैसा रहेगा, मेरा जो रो होगा वो +1 हो जाएगा। और जब मैं देखूँगा लास्ट हमारे लेफ़्ट के लिए, तो लेफ़्ट के लिए मेरा कॉलम -1 हो जाएगा और रो वैसा का वैसा रहेगा। और इससे मैं अपना डिस्टेंस निकाल लूँगा और मैं रिटर्न कर दूँगा उस डिस्टेंस को। ठीक है, अब मैंने रिटर्न कर दिया इस डिस्टेंस को, तो ये मेरा लॉजिक तैयार हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस 1 लेके चला हूँ। 1 क्यों लेके चला हूँ, क्योंकि मुझे हर सेल से शुरू करना है। जैसे अगर मैं 9 से शुरू कर रहा था तो मैं 9 से देख रहा था कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, और उसके हिसाब से मैं इनिशियल डिस्टेंस 1 लेके चला था कि एटलीस्ट मैं 1 तो मेरा रह गई। फिर मैं दूसरे में कहाँ जा रहा हूँ, 1, तो मैं 1 लेके चल रहा हूँ। तो जब भी मैं शुरू करता हूँ वो करता हूँ 1, और ये जो मेरा है वो मेरे एक बैक ट्रैक की तरह मूव करेगा कि मैं आगे जाता जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं वापस आ रहा हूँ तो मैं +1 करते जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो 1 से 2, 2 से 6, 6 से 9। अब मेरा जो 9 है वो मेरा था 1। जब मैं 6 पे आऊँगा तो मेरा 9 का जो 1 होगा, और 6 पे मैंने 1 ऐड किया, मेरा 2 हो जाएगा। जब मैं 6 से 2 पे आऊँगा तो मेरा 6 था 2, 2 + 1 मेरा 2 पे होके 3 हो जाएगा। और जब 3 से 1 जाऊँगा तो 3 + 1 4। तो बेसिकली जैसे जैसे मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ मैं एक एक वैल्यू ऐड करते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे 1 पे मुझे 4 चाहिए। अगर मुझे यहीं पर 9 पे 4 चाहिए होता तो मैं आगे से एक 1 पास करते जाता, पर मुझे बैक ट्रैक करना है, मुझे पीछे 1 चाहिए, इसलिए मैं 1 प्लस करके चल रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ और मैं इनिशियल डिस्टेंस आपका 1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक लॉजिक तैयार हो गया। यहाँ पे मैं LIP निकालूंगा और मैं रिटर्न कर दूंगा अपना LIP वेरिएबल। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। एक गलती है कि हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे I, J पास कर दूंगा, और मैं अपनी प्रीवियस वैल्यू -1 रख देता हूँ। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये ग्रेड हम मान के चलते हैं कि पूरी पॉजिटिव वैल्यू से फिल होने वाली है, तो हमें उसके लिए टेंशन नहीं है। इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 टिल 2 to the power 31 -1। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाली है, इसलिए हम -1 यहाँ पे भेज रहे हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि सही आंसर आया है कि नहीं। तो इसमें हमने तो ये हमें बोलता है कि हमने कुछ ना कुछ गलती करी है, तो हमें ये बोल रहा है कि हमारा जो लिस्ट है वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स हमारी ये गलती हो गई कि हमें इसको लेस देन इक्वल्स टू कंडीशन रखनी थी। यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू कंडीशन रखनी थी, इस चक्कर में आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, ऑब्वियसली वो एक नंबर है 3 है, एंड हम यहाँ पे इंडेक्स लेके चलते हैं, तो 3 इज आउट ऑफ बाउंड, इट शुड बी 0, 1, 2 ओनली, अगर हमारा मैक्सिमम लेंथ 3 है तो ये मेरी गलती हो गई थी। हम इसे दोबारा रन करते हैं, और इस केस में आप देख रहे होंगे कि हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये करते चले हैं। तो 1 के लिए 1, इसके लिए 4, एंड फर्स्ट केस के लिए हमारा 4। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन इस केस में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं हम
उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करें। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा ट्रैवर्सल कर रहे हैं हर बार, लेकिन हमें हर बार ट्रैवर्सल नहीं करना। हमने क्या प्लान किया था कि हम जैसे जैसे ट्रैवर्स करते जा रहे हैं हम बाकी सेल्स की वैल्यू अपने पास स्टोर करते जाएंगे। अब अगर हमें स्टोर करना है तो हम उसके लिए कैशे लेके चलते हैं। तो मैंने कैशे के लिए भी ग्लोबल वेरिएबल बनाया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बैक ट्रैक कर रहे हैं, हमें किसी तरीके से हर इटरेशन पे एक कॉमन कैशे लेके चलनी है। तो मैंने क्या करा, एक कैशे बनाई। अब सबसे पहले मैं अपनी आउट ऑफ बाउंड कंडीशन चेक करूँगा। अगर मेरी आउट ऑफ बाउंड कंडीशन है तो मैं एक की बनाऊँगा विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रो कॉमा कॉलम, एंड मैं चेक करूँगा इफ़ की एग्जिस्ट करती है मेरे कैशे में तो मैं रिटर्न कर दूँगा कैशे की वैल्यू, और अगर नहीं करती होगी तो मैं उस कैशे में वो वैल्यू फिल कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या रहेगा कि मेरा ट्रैवर्सल टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी, मैं ऑलरेडी पर्टिकुलर किसी सेल के लिए रन कर चुका हूँ, तो मुझे उसके लिए दोबारा रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, मेरा ट्रैवर्सिंग टाइम कम हो जाएगा, ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अदरवाइज 3x3 ग्रिड में हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा, पर अगर ग्रिड साइज हमारा बहुत बड़ा होता है उस केस में हमें अगर बार बार एक ही सेल के लिए ट्रैवर्सल करना पड़े तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 से 2, 2 से 6, 6 से 9, तो अगर हमें बार बार लाइक मैंने 6 से 9 कर लिया, फिर 2, 6, 9 फिर से करूँ, 1, 2, 6, 9 फिर से करूँ, तो इट्स काइंड ऑफ टू मच रिपीटेशन। ठीक है, तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए हमने यहाँ पे कैशे इंट्रोड्यूस करी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस कैशे के साथ प्रॉपर आंसर आ रहा है कि नहीं। सो अब अगर आप देख रहे हैं तो हमने कैशे इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके साथ भी हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं कि हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारा टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसका मतलब हमने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखा है विद कैशिंग, दैट मीन हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी यूज़ करी है, हमने यहाँ पे डीएफएस यूज़ करी है, और थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग भी समझी है। तो ये एक हार्ड लेवल की प्रॉब्लम थी जिसमें बैक ट्रैकिंग, डीएफएस और डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने तीनों यूज़ करी हैं, और उससे हमने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला है कि हम एलआई पे अपना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।